हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, तो इससे पहले हम लोग बता लेते हैं कि हर्षवर्धन किस वंश का था। तो वर्धन वंश या फिर पुष्यवती वंश का था। तो पुष्यवती वंश बताने से पहले हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वर्धन वंश की स्थापना किस प्रकार से की गई थी और ये वंश जो किस प्रकार से अस्तित्व में आया था। सारी डिटेल्स आपके पिछले वीडियो में मिल जाएगी। हालांकि अगर आप नहीं देखें पिछले वीडियो को तो देख लीजिए, लेकिन आज थोड़ा सा पिछले वीडियो का थोड़ा सा प्रीव्यू आपको बता लेते हैं, तब आज का ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो देखते हैं दोस्तों, गुप्त काल। गुप्त काल में आते हैं। गुप्त काल के बाद गुप्त काल के बाद गुप्त लोगों का इस जो सामंत थे, ये जो वर्धन वंश के पुष्यवती जो थे संस्थापक थे पुष्यवती वर्धन, वो गुप्तों का ही सामंत थे। तो सामंत में से ही जो है वर्धन वंश की स्थापना पुष्यवती वर्धन करते हैं। इस कारण जो है इस वंश को जो है पुष्यवती वंश या फिर वर्धन वंश कहा जाता है। अब तो वर्धन वंश की स्थापना आपको समझ में आ गई। अब वर्धन वंश की स्थापना पुष्यवती वर्धन करते हैं। फिर उनका लड़का का नाम रहता है प्रभाकर वर्धन। ठीक, प्रभाकर वर्धन के जो है 3 बच्चे हुए। पहला सबसे बड़ा लड़का हुआ राजवर्धन, दूसरा लड़का हुआ हर्षवर्धन और एक बेटी जिनका नाम हुआ राजश्री। और राजश्री का विवाह जो है प्रभाकर वर्धन कर देते हैं कहाँ पर, और कर देते हैं वो कन्नौज के शासक जो है ग्रह वर्मा से। तो इतना चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो उसके बाद का आगे हम आपको बताते हैं। अब उसका प्रभाकर वर्धन का कार्यकाल धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर देखते हैं कि राजवर्धन शासक बनते हैं। लेकिन इसी बीच काल होती है कि हम लोग देखते हैं कि राजश्री का विवाह कहाँ होता है, कन्नौज के शासक गुज से। तो कन्नौज यानी इंडिया का मैप लीजिए और उत्तर प्रदेश के आसपास कन्नौज थी। तो कन्नौज के नीचे जस्ट थी मालवा, यानी मध्य प्रदेश के आसपास। तो मालवा के शासक थे देवगुप्त। देवगुप्त ने जो है किनकी हत्या कर दी, कन्नौज के शासक जो है ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। अब जो है राजवर्धन शासक थे। राजवर्धन ने देखा कि उनके जीजा की हत्या हुई है और जो है उसके बाद देवगुप्त जो है राजश्री को भी पकड़कर जो है बंदी बनाने की कोशिश किया। तो राजश्री भाग गई जंगल की, और इतना चीज़ हमने बता दिया था। तो राजवर्धन अब अटैक कर देता है किस पर, मालवा के शासक देवगुप्त पर, क्योंकि देवगुप्त ने जो है राजवर्धन के जीजाजी की हत्या कर दी थी। अब जब राजवर्धन जो है हत्या करते हैं किसकी हत्या करते हैं, तो जो मालवा के शासक देवगुप्त का। अब मालवा के शासक देवगुप्त का अच्छा घनिष्ठ मित्र रहता है कौन, जो है गौड़ शासक शशांक। गौड़ हमने बताया था गौड़ किधर है, उधर बंगाल बिहार की ओर। तो गौड़ शासक शशांक जो है इसको चीज़ को देखते हुए जो क्रोध में आ जाते हैं, और जो है ये जो वर्धन वंश के जो वर्धन वंश के जो शासक रहते हैं राजवर्धन, वो उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक, अब जो है शशांक जो गौड़ शासक शशांक किसकी हत्या कर देते हैं, राजवर्धन का हत्या कर देते हैं। तो यानी राजवर्धन का फाइल निपट गया। अब राजवर्धन की हत्या हो गई तो उनका छोटा लड़का हर्षवर्धन का चुपचाप रहेगा। हर्षवर्धन बदल लेता है और हर्षवर्धन जो है जाके फिर शशांक यानी गौड़ शासक शशांक की हत्या कर देता है। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन जब सम्राट बनता है और थानेश्वर की गद्दी पर पहले जहां बैठा था, अब उन्हें से एक विशाल उत्तर भारत का साम्राज्य मिला हुआ था, जहां पर उसका जीजाजी वाला क्षेत्र जो है कन्नौज बोल सकते हैं, उससे नीचे वाला मालवा जो देवगुप्त का शासन था उसको अपना लेता है। फिर जो है बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में जहाँ शशांक शासन कर रहे थे, जो गौड़ वाला क्षेत्र था, गौड़ क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में स्थापित कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। और छोटा मोटा जो भी क्षेत्र रहता है वो तो ऑटोमेटिक हर्षवर्धन अपना ही लेते हैं। तो देखते हैं कि उत्तर भारत का एक विशाल क्षेत्र जो है वहाँ का शासक था कौन, हर्षवर्धन। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हर्षवर्धन राज्याभिषेक कराते हैं 606 ईस्वी में और महज 16 वर्ष की आयु में। जो है हर्षवर्धन का दूसरा नाम रहता है शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है हर्षवर्धन को। खैर, और इसकी कुछ उपाधि रहती है प्रमुख, क्योंकि उपाधि से अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस कारण उपाधि जानना जरूरी है। तो हर्षवर्धन की कुछ जो प्रमुख उपाधि रहता है वो परम भट्टारक नरेश, ये जो है इनकी उपाधि रहती है। अब हर्षवर्धन जब पूरे उत्तर भारत को जीत लेता है, पूरा उत्तर भारत का जब शासक बन जाता है, तो इसका जो महत्वाकांक्षा इतना भी नहीं रहता। ये चाहते हैं कि दक्षिण भारत को भी जीता जाए। तो दक्षिण भारत की ओर अटैक करते हैं कौन, हर्षवर्धन। कुछ समय बाद जब दक्षिण भारत की ओर अटैक करते हैं, दक्षिण भारत का अभियान शुरू करते हैं, तो दक्षिण भारत को जाने के लिए आपको जो है सबसे पहले कहाँ, जो विंध्याचल पहाड़ी, उसके बाद नर्मदा नदी, फिर जो है सतपुरा पहाड़ी, इन सब को पार करके आपको जाना होगा। तो कठिन है, दुर्गम रास्ता है। लेकिन दोस्तों जब चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पता चला कि हर्षवर्धन उत्तर भारत का एक महान सम्राट हर्षवर्धन अटैक करने वाला है, तो उससे पहले तैयार था पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय पूरी तैयारी के साथ जो है हर्षवर्धन के साथ एक युद्ध होता है नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे जो है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच लड़ाई होती है, जिसमें जो है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जो है उत्तर भारत के जो शासक रहते हैं हर्षवर्धन को हरा देता है। हत्या नहीं करता है, बस हरा देता है।
तो इस बात की जानकारी कि जो हर्षवर्धन की हार हुई थी और हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशन द्वितीय ने, इस बात की जानकारी जो है खुद पुलकेशन द्वितीय एक अभिलेख से देते हैं। इस अभिलेख का नाम है एहोर अभिलेख, और एहोर अभिलेख कहाँ पर है? नर्मदा नदी के तट पर ही है, जहाँ पर दोनों के बीच युद्ध हुई थी। तो ये चीज़ आपको पता चला। अब जो है ये जो है हर्षवर्धन उत्तर जो है दक्षिण भारत की ओर देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि जान जाते हैं कि दक्षिण भारत में भयानक शासक है एक पुलकेशन द्वितीय के नाम से। अब ये उत्तर भारत की ओर जो देखते हैं तो उत्तर भारत में कश्मीर के आसपास कश्मीर के शासक से जो है ये बुद्ध के दांत का जो अवशेष है वो बलपूर्वक वो प्राप्त करना चाहता था। कौन? हर्षवर्धन। हालांकि हर्षवर्धन एक हिंदू था, लेकिन जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से काफी प्रभावित था। तो बुद्ध का दांत तो इसे मिल गया, लेकिन जो है ये कश्मीर को अपने नियंत्रण में नहीं रख सका। नहीं, कौन? हर्षवर्धन। अगला हम लोग देखते हैं कि इसी समयकाल में, हर्षवर्धन के समयकाल में जो है 629 ईस्वी में, हम क्या बोल रहे हैं ईस्वी याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट है या फिर ईयर इंपॉर्टेंट है वहाँ पर हम आपको बताते चलेंगे। तो 629 ईस्वी में जो है एक चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है भारत आया था, और वो कहाँ पर आया था? किसके समकालीन आया था? तो हर्षवर्धन के समकालीन आया था। और किसका समकालीन आया था? जो अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो पुलकेशन द्वितीय का समकालीन आया था। तो ये सारी चीज आप रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच युद्ध भी हुआ है, देख रहे हैं किसके बीच? हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच। तो किसके समकालीन आया था? तो ये नहीं कि बस आपको जानना कि हर्षवर्धन के समकालीन ही ह्वेनसांग आया था, बल्कि ये नहीं कि वो जो है बस यहीं उत्तर भारत में नहीं था कौन? ह्वेनसांग, बल्कि दक्षिण भारत भी गया था, और उस वक्त वहाँ वो जो चालुक्य वंश शासक पुलकेशन द्वितीय का भी जो है साम्राज्य शासन चल रहा था, और भी कुछ शासक थे। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम दक्षिण भारत पढ़ेंगे तो वो डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो है ह्वेनसांग दक्षिण भारत के फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो ह्वेनसांग है आया, और ये जो है हर्षवर्धन के समय काल में नालंदा विश्वविद्यालय गया। नालंदा विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती थी बौद्ध धर्म के महायान शाखा की, इन शिक्षा से वो काफी प्रभावित हो गया ह्वेनसांग, और एज ए स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण किया नालंदा विश्वविद्यालय में, और फिर बाद में टीचर भी बना इस नालंदा विश्वविद्यालय का, ये जो है ह्वेनसांग। और जिस वक्त ये आया था ह्वेनसांग, उस वक्त जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे शिलभद्र, तो इसको भी याद रखना है। और ह्वेनसांग के बारे में कुछ जो जानकारी है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और ये नीतियों का पंडित कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है। तो ये बहुत सारे इसको उपनाम के नाम इन्हें दिया गया था, किन्हें? ह्वेनसांग को। और जो है हर्षवर्धन के समय काल में ही प्रयागराज यानी वर्तमान का इलाहाबाद कहिए या प्रयागराज बोलिए, नाम बदलता है, शहर नहीं, तो प्रयाग में जो है महामोच परिषद का आयोजन किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। और ये जो महामोच परिषद है हर 5 साल में इसका आयोजन करने का था, और हर 5 साल में जो है महामोच परिषद, जिसमें जो है बहुत दूर दूर के जो साधु संत आकर जो है धर्म के बारे में जो है जानकारी प्राप्त भी करते थे, और धर्म की जानकारी इकट्ठा करके जो है लोगों को जानकारी देते भी थे। जिस प्रकार से आजकल कुंभ मेला होता है, सोचिए उस प्रकार से जो है महामोच परिषद की जो है आयोजन किया गया था। कहाँ पर? प्रयाग में। और ये महामोच परिषद के जो आयोजन है हर 5 साल में किया जाता था, और हर 5 साल में किया जाता था। तो शुरू में नहीं बल्कि 6वां वाला में, जब 6वां आयोजन हुआ था उसमें जो है ये हर्षवर्धन शामिल हुआ था। इस बात की जानकारी हमें मिलती है। और आगे हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन बाद में जो है युद्ध जब खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सारा युद्ध ये लड़ चुका था, दक्षिण भारत की ओर युद्ध लड़ चुका था, हार भी गया, तो ये सोचा कि थोड़ा बहुत जो है लेखन में ध्यान दिया जाए। तो कहा जाता है कि हर्षवर्धन एक साहित्य प्रेमी था, और इनकी प्रमुख जो रचना थी, पहला हुआ प्रियदर्शिका, दूसरा हुआ नागानंद, और तीसरा हुआ रत्नावली। चूंकि इस समय काल में संस्कृत भाषा चलती थी, इस कारण ये जो तीनों जो शास्त्र हैं ये जो है संस्कृत नाटक ग्रंथ हैं। क्या है? संस्कृत नाटक ग्रंथ है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो तीनों साहित्य है हर्षवर्धन खुद नहीं लिखे थे, बल्कि ये जो है किन्हीं के द्वारा लिखवाया गया था। खैर जो कुछ भी हो, हमें जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखा गया था, और हर्षवर्धन एक साहित्य प्रेमी था। हर्षवर्धन के दरबार में एक फेमस कवि रहते थे, उनका नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट की प्रमुख जो रचना है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से एक हुआ कादम्बरी, दूसरा हुआ हर्षचरित। हर्षचरित में कहा जाता है कि उन्होंने जो है अपने राजा हर्ष के बारे में यानी हर्षवर्धन के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया, उनके चरित्र के बारे में। बाणभट्ट जो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन का, यानी उनके दरबार में रहते थे और एक अच्छा कवि थे। और बाणभट्ट के गुरु का नाम था भुरचू, याद रखिएगा स्पेलिंग है भुरचू का भुरचू। ये जो है बाणभट्ट के जो है बाणभट्ट के गुरु थे। फिर हर्षवर्धन के समय काल में जो मथुरा वाला क्षेत्र है, मथुरा शहर जो है सूती वस्त्र के लिए फेमस था, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं।
और हर्षवर्धन के समय काल में प्रशासन व्यवस्था देखा जाए तो जो प्रशासन के सबसे छोटी इकाई जो थे वो ग्राम थी और सबसे प्रमुख राजा होते थे। उसके बाद प्रशासन की व्यवस्था जो पुलिस होती थी जो हर्षवर्धन के काल में पुलिस को जो है चाट या भाट कहा जाता था, चाट या फिर भाट इस नाम से संबोधित किया जाता था पुलिस को। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन हमेशा उलझा रहा, कभी तो लड़ाई में हो, कभी इस जो है क्षेत्र विस्तार में, ये कभी शादी नहीं किया और जो है इनकी मृत्यु जो हो जाती है वो 647 ईस्वी में हो जाती है। 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार जो है अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं हर्षवर्धन को। आप जो है पढ़े होंगे कि अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से संबोधित किया जाता है हर्षवर्धन को। खैर ये ना तो कट्टर हिंदू था, ना ही इन्होंने जो है हिंदू सब पर थोपे थे। ये जो है कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा से भी बहुत करीब थे और इन्हें बहुत अच्छा लगता था महायान शाखा, बौद्ध धर्म का महायान शाखा। इस कारण जो है इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय में हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म का महायान शाखा बहुत फल फूला था इन्हीं के समयकाल में। और इनकी राजधानी क्या थी तो हर्षवर्धन, देखिए हर्षवर्धन ऐसे थानेसर का पहले राजा था, लेकिन बाद में जब इनके जो जीजाजी थे वो कन्नौज के शासक थे तो बाद में उनका जीजाजी की जब हत्या कर दी जाती है तो कन्नौज और जो मालवा और जो है फिर गौड़ इन सभी को तो अपने साम्राज्य में मिला लेता है, लेकिन ये अपने राजधानी बनाता है किसको, राजधानी कन्नौज को बनाता है। और फिर ये जब राजा बनता है तो इनकी जो दीदी थी या बहन थी कह सकते हैं राजश्री, उनको ढूंढ लाता है और फिर उसको जो स्थापित करता है कन्नौज में और फिर खुद सम्राट बनता है पूरे उत्तर भारत का। और इस राजधानी क्या रहता है हर्षवर्धन के समय तो कन्नौज रहता है। कन्नौज यानी वर्तमान का उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। अब देखते हैं कि ये जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इस विशाल उत्तर भारत के एक शासक की जब मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर जब मृत्यु होने के बाद कोई बड़ा शासक इस उत्तर भारत में था नहीं कि उनके जगह को ले सके। तो इस उत्तर भारत के इस जगह को जो है लेने के लिए दक्षिण भारत हो या फिर पूर्वी भारत हो, इन सब से अटैक होने लगती है। तो इनकी राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। हम लोग देखते हैं कि भारत का अगर प्रतिनिधि कहीं जाते हैं तो दूसरे देश वाले लोग दिल्ली को लेते हैं। नई दिल्ली ने ये कहा, जब भारत के सरकार के द्वारा अगर कुछ कही जाती है तो कहा जाता है कि नई दिल्ली ने यह कहा या इस्लामाबाद ने यह कहा, पाकिस्तान की ओर से अगर कुछ न्यूज आती है तो उसी प्रकार से जिस पर हर्षवर्धन के समय जो है कन्नौज चूंकि राजधानी थी तो इस कन्नौज को जो है अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए हर तरफ से जो है अटैक होने लगती है, चाहे वो दक्षिण पश्चिम से हो, दक्षिण से हो या फिर पूर्व से हो, इस कन्नौज को अपनाने के लिए जो है अटैक होने लगती है। इसी अटैक को हम लोग जो है त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रिपक्षीय, त्रि मतलब तीन ओर से अटैक होने लगती है। ये जो दक्षिण पश्चिम की ओर से जो अटैक होती है वो गुर्जर प्रतिहार वाले करते हैं गुजरात के आसपास से, ठीक। फिर जो दक्षिण की ओर से जो अटैक होती है वो करते हैं राष्ट्रकूट वाले, यानी महाराष्ट्र का कम से कम पूर्वी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट शासन करते हैं। तो राष्ट्रकूट शासक जो है शासन अटैक करते हैं कन्नौज को अपनाने के लिए दक्षिण की ओर से और जो है पाल शासक जो वर्तमान का बंगाल बिहार वाला क्षेत्र, पाल शासक इस कन्नौज पर अपनाने के लिए जो है कन्नौज को अपने अधिकार में लेने के लिए अटैक करते हैं पूरब की ओर से। इसी जो है अटैक को हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ये कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जो है 1-2 वर्ष नहीं बल्कि अगले 100 साल तक, यानी 647 के बाद अगले 100 साल तक इस पर अटैक होते रहेगी इस कन्नौज पर। और सभी जो ये शासक रहेंगे, ये इसके बाद जो भी शासक आते रहेंगे इस वंश में, सभी जो है इस कन्नौज को अपनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कन्नौज अपना हो गया तो पूरा उत्तर भारत जो है अपना हो गया, यानी एक विशाल सा साम्राज्य मिल जाएगा। तो इस कारण जो है इस कन्नौज के लिए आप लोग पढ़ते होंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष होती है, जिसमें जो है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और जयपाल शासक प्रमुख रहते हैं। इनमें से जो कभी राष्ट्रकूट जीतते हैं तो कभी गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं, कभी पाल शासक जीतते हैं। खैर जो है ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष से क्या इतिहास रहा ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग गुर्जर प्रतिहार या फिर जब राष्ट्रकूट वंश या फिर जब पाल शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक प्रीव्यू मिल गया होगा कि इनके जब हर्षवर्धन का समय चल रहा था 600 यानी 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास, उस वक्त जो है और कौन कौन से शासक थे। एक तो दक्षिण की में चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय का साम्राज्य चल रहा था, जबकि एक और जो पाल शासक थे, शशांक का समय काल खत्म हो गया था, गौड़ शासक, जबकि उसका पाल शासक आ चुके थे। दक्षिण की ओर राष्ट्रकूट थे और जो है गुर्जर प्रतिहार थे। तो आपका एक प्रारूप मिल रहा होगा कि अगला आपको पढ़ना किया है, यानी उसके आसपास के जो भी छोटे छोटे राजा थे, राष्ट्रकूट हो या फिर गुर्जर प्रतिहार हो या फिर पाल शासक हो, और फिर जो है दक्षिण भारत का जब हम लोग पढ़ेंगे तो चालुक्य, चोल, पांड्य, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक प्रारूप मिल रहा होगा कि आपको पढ़ना किया है, ठीक। तो ये था दोस्तों, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो पूरा उत्तर भारत में कोई बड़ा सा शासक नहीं रहता, सन्नाटा, यानी पूरा उत्तर भारत खामोश हो जाता है। अब इसी को जो है अपनाने के लिए, उत्तर भारत को अपनाने
बढ़ाने के लिए उसकी राजधानी कन्नौज पर अटैक होती है, जिससे हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन समझ में आ गया तो आप आगे का इतिहास भी आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को, और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।